हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मस्त। मजा में। चलो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन आईएलओ एंड इंडिया पार्ट 7 वीडियो का। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, हर वीडियो के बाद एक रिवीजन कक्स का वीडियो बनाया जाएगा और उसके बाद एमसीक्यू का, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आपका रिटेंशन, कॉन्सेप्ट का रिटेंशन अच्छा हो जाए। एग्ज़ाम में देखते ही चमके क्वेश्चंस। तो चलिए, ज़्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए आपको याद कराते हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, आपका हाथ दर्द नहीं करता टाइप करने में, तो कमेंट करिएगा अपने आंसर्स और अपने माइंड में चीज़ों को लंबे टाइम तक रिटेन रखने का चांस लीजिए। कंठस्थ हो जाएगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 1। India became a founding member of ILO in which year? इंडिया became founding member of ILO in which year? तो भाई फाउंडिंग मेंबर तभी तो बनेगा जब आईएलओ फाउंड हुआ था। आईएलओ फाउंड कब हुआ था? 1900, 1900, 19, चलो 1919 में हुआ था। ओके। रॉलेट एक्ट कब आया था? मिक्स कर रहा हूँ, दिमाग लगाओ, कुछ ऐसे याद करो, बताओ कमेंट में कब आया था, आईएलओ कब फाउंड हुआ था। ठीक है, आंसर बी। India is a permanent member of ILO governing body since which year? क्लू दूँ? क्लू दिया था पिछले वीडियो में। 3 साल बाद, आईएलओ के फाउंड होने के 3 साल बाद 19 में 3 जोड़ोगे तो आंसर आएगा 1922। So India became the permanent member of ILO governing body, basically decision making body। आईएलओ की डिसीजन मेकिंग बॉडी, आईएलओ के गवर्निंग बॉडी का मेंबर, परमानेंट मेंबर इंडिया बना 1922 में। अब आते हैं दोस्त, आईएलओ, द फर्स्ट आईएलओ ऑफिस इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यू शुड रिमेंबर। कहाँ पे हुआ था? अपने कैपिटल में, न्यू दिल्ली में। मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस आर इन न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल ऑफिसेस जो मोस्टली होते हैं न्यू दिल्ली में होते हैं। एस्टेब्लिश किस ईयर में हुआ था? क्लू देते हैं, नेहरू रिपोर्ट पता है कब आया था? कमेंट करो, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? 1928। सो योर आंसर विल बी बी। हाउ मेनी कोर आईएलओ हैज हाउ मेनी कोर आईएलओ कन्वेंशन हैज इंडिया रेटिफाइड? इंडिया ने कितने आईएलओ के कोर कन्वेंशंस को रेटिफाई किया है, ये बताओ। ऑलरेडी तुम्हें पता होगा कि आईएलओ के टोटल कितने कन्वेंशन हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 8 है। जो कभी पढ़ा ही नहीं तो उसको तो कुछ पता ही नहीं होगा, तो कुछ भी मारेगा। जिसको पता होगा तो कम से कम एटलीस्ट वो 8 तो नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि भाई आईएलओ ने पूरे कन्वेंशन सर्टिफाई नहीं किए थे, कुछ छोड़े भी थे। कुछ छोड़े थे तो मतलब 4 से ऊपर होगा, आधा से तो ऊपर ही होगा। तो आधा से ऊपर क्या है? 5 और 6 है। तो यार आईएलओ बेसिकली इंडिया ने जो रेटिफाई किए थे कन्वेंशंस थे, बट दे वर द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल, 4 फंडामेंटल प्रिंसिपल। तो बेसिकली वो फंडामेंटल प्रिंसिपल को रेटिफाई किया था, जो आईएलओ का रिजोल्यूशन था बेसिकली 1998 वाला। आईएलओ का जो डिक्लेरेशन था 1998 वाला। तो भाई 3 करेगा तब तो 6 हो जाएगा। अब 2.5 प्रिंसिपल तो रेटिफाई करेगा नहीं। फंडामेंटल प्रिंसिपल जो डिक्लेरेशन था आईएलओ का 1998 का, 2.5 तो करेगा नहीं, तो 5 तो होने से रहा। तो आंसर विल बी 6। थोड़ा सा ऐसे
इलॉजिकल कॉमन सेंस कई बार लगा लेते हैं, आंसर सही होते हैं। तो आंसर 6। वैसे याद होगा तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई एम सेइंग जब तुम्हें कुछ ना पता हो तो एलिमिनेट करने का तरीका है ये। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, दिस द कन्वेंशन नंबर 100 डील्स विथ, जैसे 100 बोलो सेंचुरी याद आना चाहिए, सेंचुरी, सी फॉर सेंचुरी, ठीक है। कन्वेंशन, सी फॉर कन्वेंशन, सी फॉर सेंचुरी। सेंचुरी तब लगा जब तुम्हारे पास जॉब मिला, तुम्हें एम्प्लॉयमेंट मिली, ऑक्यूपेशन मिला, तो उसको एलिमिनेट नहीं होने देना। उसको लाइक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन ऑफ व्हाट? डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन कन्वेंशन। तो भाई देखो, इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? चाइल्ड लेबर इज नॉट रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखा है। मैचिंग, मोस्ट प्रोबेबल आंसर देखना होता है। इक्वल रेम्यूनरेशन लग रहा है, थोड़ा थोड़ा रेम्यूनरेशन की बात हो रही है, मिलेगा भाई कुछ, कुछ तो मिलेगा रुपया। और सी, सी फर्स्ट लेबर नहीं होगा भाई। मिनिमम एज, ये मिनिमम एज भी चाइल्ड लेबर वाला है, 29 आई थिंक, सी 29 वाला है। तो भाई सी 29 फर्स्ट मिनिमम एज वाला भी नहीं होगा। अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, वो जो भी हो यार, 105 शायद था, मे बी। और फर्स्ट लेबर भी नहीं होगा, तो होगा इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल रेम्यूनरेशन, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड? कौन सी कन्वेंशन रेटिफाई नहीं की इंडिया ने? इसमें से सिर्फ एक नहीं, तुमको दोनों बताना पड़ेगा। दो कन्वेंशन रेटिफाई नहीं किए हैं। 29 किया रेटिफाई, ये क्या था? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। 100 क्या था? इक्वल रेम्यूनरेशन। 138 क्या था? बताओ बताओ, कमेंट में लिखो। 87 क्या था? बताओ बताओ, नहीं बताओगे? अरे 29 तो पहली बात तुम्हारा चाइल्ड लेबर से था, 87 था तुम्हारा फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो कौन सा रेटिफाई नहीं किया था ये मुझे बताओ। आंसर बता दिया, प्रिंसिपल बता दिया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन रेटिफाई नहीं किया था, तो भाई कन्वेंशन भी वही होगा ना, सी 87 और सी 98, दो आंसर थे, ठीक है। सी 87 एंड सी 98। अबाउट कन्वेंशन नंबर 98 डील्स विथ, बताओ। अभी बताया भाई, मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कौन सी? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। एसोसिएशन आता है 87 पे, कलेक्टिव बार्गेनिंग आता है 98 पे। सो आंसर विल बी 98, ऑप्शन ए। A key reason for non-ratification of Convention 87 and C98, lack of funds, is it? मैंने पढ़ा है नहीं, कैंसिल। ऑप्शन नंबर बी, restrictions on government servant, कुछ ऐसा सुना सुना लग रहा है ना, पढ़ाया था बेटा। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल प्रेशर, काट दो भाई, कौन सा प्रेशर? वी आर सोवरेन। ऑप्शन डी, टेक्नोलॉजिकल इशू, ओ माय गॉड, इसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी का इशू आएगा भाई? ऑलरेडी मतलब इंडिया में काफ़ी ठीक ठाक सी टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है, एंड इवन टेक्नोलॉजी की नीड नहीं है भाई इसको रेडिफाई करने की। सो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, रेस्ट्रिक्शंस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट, दैट विल बी योर आंसर, फाइनल आंसर। याद होगा तो तुम्हें ये दिमाग तिकड़म लगाने की जरूरत भी नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे, टाइम सेव करोगे। बट ये बताना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि हमेशा जो आप पढ़ते हो ज़रूरी नहीं है कि वही आंसर आए, घुमा फिरा कर आंसर आ सकता है, तो दिमाग ऐसे लगाना ज़रूरी है। यू हैव टू एलिमिनेट, यू हैव टू गेस। आओ देख लो, आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 9, C182 deals with what? Convention number 182 deals with what? Option number A, discrimination. Option number B, worst form of child labor. Option number C, forced labor. Option number D,
वेज प्रोटेक्शन। बेटा ये 182 बोल रहा है, समझ रहे हो? 182 एकदम लास्ट में, एकदम बेकार। 182 आई थिंक जो कन्वेंशंस में जो नंबर हमने पढ़े अब तक के सबसे बड़े नंबर है ये शायद, सबसे लास्ट वाले। मतलब ऐसे समझो वर्स्ट, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर इससे रिलेटेड था। ठीक है, उसको अबॉलिश करना था। ये कन्वेंशन यही कहता है, अबॉलिश द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। डिस्क्रिमिनेशन तो वो भाई एम्प्लॉयमेंट वाला था, फोर्स लेबर तुमको पता ही है। वेज प्रोटेक्शन ऐसा कुछ हमने बात की थी नहीं। ठीक है, अब आते हैं आईएलओ प्रमोट्स द मिलिट्री कोऑपरेशन। है, मिलिट्री कोऑपरेशन प्रमोट करता है आईएलओ? कब सुना था? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बात करता है? मैंने तो नहीं सुना, तुमने सुना होगा तो बताओ। ग्लोबल टैक्सेशन के बारे में बात करता है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। टैक्स, ग्लोबल टैक्सेशन की बात तो आज के ज़माने में होती है, यूएसए कर रहा है। हमारे पास ऑप्शंस बचते हैं सोशल जस्टिस एंड डिसेंट वर्क। दिस इज व्हाट द आंसर, व्हाट आईएलओ प्रमोट्स। सो अगर अगर आपको ये वीडियो किसी भी मायने में थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, थोड़ा सा, 10% छोड़ो, 1% भी अगर हेल्प किया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना, शेयर कर सकते हो तो शेयर करो यार, इफ पॉसिबल, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और कुछ एस्पिरेंट्स को वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, उनका भी भला हो जाएगा, तुम्हारा भी भला होगा। एंड दूसरे का भला करोगे तो तुम्हारा भला तो ऑटोमेटिकली होगा। पॉजिटिविटी शेयर करते हो तो पॉजिटिविटी आती है, ऐसे ही चीज़ें वर्क करती हैं भाई। दिस इज साइकोलॉजी, साइंटिफिकली प्रूवन है। अच्छे काम करो, अच्छी चीज़ें हों। मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आके तुम दो चार ठो चीज़ें बताने लगोगे कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है ये वो। डोंट इंटेंगल इन दैट टाइप ऑफ डिस्कशंस। दो चार लोग, 10 लोग, 5 लोग ऐसे ही बोलेंगे भाई, बट if you are following things truly and with confidence and with positivity, trust me dost, no one can defeat you. You will always going to rise in your life and career. You will get everything in your life with respect to anything, whether it is career, relationship, family, anything, fame, money, you will get everything. So embrace positivity, share things with others, grow together with your peers. चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाय बाय।